हेलो फ्रेंड्स, 10 क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम जेपीएससी मेंस के पेपर 5 यानी इकोनॉमिक्स के पेपर को करने वाले हैं और इस पेपर का नाम है आपके इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था, भूमंडलीकरण और सतत विकास। और अगर इस नाम को ही समझ लें तो इस पूरे पेपर को आसानी से समझाया जा सकता है। इस नाम में ही पूरा पेपर छिपा हुआ है करीब करीब, ठीक है। इस 3 में आपका ये 3 सेक्शन बटा हुआ है और जो चौथा सेक्शन है वो है झारखंड। और झारखंड में ये तीनों का जो जिस्ट आएगा वो झारखंड पे अप्लाई हो जाएगा। बस इतना ही इस पेपर में करना है, पेपर 5 में, ठीक है। तो देखते हैं कि एक एक करके क्या क्या करना है इसमें। तो पहला तो है कि आपको इंडियन इकोनॉमी है, तो ये रहा आपका इंडिया और इसके इकोनॉमी में करना है क्या। तो इकोनॉमी में जो इसके पूरे देश के जितने भी इकोनॉमिक डेटा है, जो आर्थिक आंकड़े हैं, उन जितने बड़े बड़े आंकड़े हैं वो हमें यहाँ पे करना है, और जो सबसे छोटे छोटे आंकड़े हैं वो हमें सेक्शन बी में करना है, ठीक है। पेपर ए में हमारे पूरे देश के बड़े बड़े आंकड़े करने हैं, जैसे कि आपका नेशनल इनकम हो गया, या फिर जीडीपी हो गया, जीएनपी हो गया, एनडीपी हो गया, एनएनपी हो गया, एनएसडीपी हो गया, जीएसडीपी हो गया, या फिर आपका इसका छोटा रूप है, सबसे छोटा रूप है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और वो है आपका डीडीपी है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट, डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस चीज़ को आगे देखते हैं। और उसके अलग ये तो बेसिक है कि आपका जो मेन जो आपसे पूछा जाएगा, और ये कैसे, जैसे एनडीपी है तो ये कैसे निकलता है, जीडीपी कैसे निकाला जाता है, या क्या होता है, एनएसडीपी क्या होता है, जीएसडीपी क्या होता है, तो ये सभी क्या होता है ये भी पूछा जाएगा, कैसे निकाला जाता है ये भी पूछा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इस पेपर में आपको 2-3 चीज़ की, और इस सेक्शन में 2-3 चीज़ को और जाना है। एक तो है कि खेती के क्षेत्र में आपका क्या होता है, दूसरा है कि आपको इंडस्ट्री के क्षेत्र में क्या होता है, और तीसरा है जो हमारा पॉपुलेशन है, क्योंकि खेती पॉपुलेशन करेगा, इंडस्ट्री पॉपुलेशन करेगा, और खेती, इंडस्ट्री, पॉपुलेशन तीनों का हैंडल कौन करेगा, तो सरकार करेगा, ठीक है। तो ये जो 4 चीज़ है, सरकार, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, पॉपुलेशन, मेनली इस 4 को हमको हैंडल करना है, ठीक है। इसके अलावा छोटा सा और चीज़ आएगा कि विदेश से हम विदेशी चीज़ें, मतलब फॉरेन इन्फ्लुएंस इस पर किस तरह का पड़ेगा, ठीक है। और थोड़ा सा एक और चीज़ है कि इसमें इन्फ्लेशन या महंगाई को पढ़ेंगे और बैंकिंग सेक्टर को देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कैसे कैसे आगे बढ़ता है, ठीक है। तो पहले तो देख लिया हमने कि आंकड़े में क्या क्या आएगा, मतलब किस किस बड़े बड़े आंकड़े को हमें करना है। अब इसके बाद देखते हैं कि हम पॉपुलेशन को देखते हैं, और पॉपुलेशन में हमें पॉपुलेशन पॉलिसी को भी देखना होता है कि हमारा वर्तमान का जो पॉपुलेशन पॉलिसी है वो क्या है और क्या डिमांड करता है, और क्या सुधार वगैरह जो भी होना चाहिए वो हम देख सकते हैं। उसके अलावा है कि हम इसमें पॉपुलेशन का जो डिविडेंड है, या जो हमारा अभी पूरे विश्व में सबसे युवा देश अभी भारत है, मतलब कार्यशील जनता जो काम कर सकती है वो जनता, मतलब नंबर्स में सबसे ज़्यादा इंडिया में है। तो इंडिया के पास बहुत ज़्यादा एक पॉपुलेशन डिविडेंड है, तो इस चीज़ का हम बहुत अच्छे उपयोग कर सकते हैं। तो ये क्या है, कैसे इसका उपयोग किया जा सकता है अच्छे तरीके से, वो भी हम इसी ये पे देखेंगे। और इसके अलावा है कि हमारा जो पॉपुलेशन है वो कितना क्या है वो सब देखेंगे। फिर रूरल या ग्रामीण जनसंख्या कितना है, शहरी जनसंख्या वगैरह कितना है, या हमारा वर्क फोर्स कंपोजिशन क्या है, या जो कार्यशील जनता है वो किस उम्र वाला है, या फिर किस किस काम में इंगेज्ड है, या कितना सैलरी मिल रहा है, परमानेंट जॉब में है, टेम्प्रेरी जॉब में है, या लघु उद्योग में है, कौन कहाँ पे इंगेज्ड है, या किसे कितने दिन की मजदूरी मिलती है, किसे मतलब 300 दिन के आसपास का माली मिल गया, या उससे कम का मिलता है, या एक सप्ताह में कितने घंटे का मिलता है, हम सभी चीज़ को उस सेक्शन में देखेंगे। इसके अलावा आता है कि हम खेती के बारे में भी इसमें देखेंगे कि खेती में हमारा उत्पादकता कितनी होती है, अगर कम होती है तो क्यों हो रही है, और कम है तो सरकार इसमें क्या प्रयास कर रही है, ठीक है। इसके अलावा हम ग्रीन जीडीपी को इसमें देखेंगे कि हरित जीडीपी, मतलब जो जीडीपी का जो कैलकुलेशन होता है उसमें पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए किया जाता है, उसे ग्रीन जीडीपी कहा जाता है, ठीक है। और ग्रीन जीडीपी के बाद हम आपका क्या कहते हैं कि
जो आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन है वो भी हम देखेंगे इसमें। उसके अलावा है कि आपके एवरग्रीन रिवॉल्यूशन है वो भी हम देखेंगे। उसके अलावा रेनबो रिवॉल्यूशन है वो भी देखेंगे। तो 3 तरह का रिवॉल्यूशन है, ग्रीन रिवॉल्यूशन, एवरग्रीन रिवॉल्यूशन और रेनबो रिवॉल्यूशन, 3 को हम इसमें देख रहे हैं। ठीक है, तो और इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो इससे आगे देखते हैं कि इंडस्ट्री के क्षेत्र में क्या क्या बदलाव आया है। पूरे आज़ादी जब से हुआ है तब से इंडस्ट्री के क्षेत्र में क्या क्या पॉलिसी था हमारा और फिर इसमें क्या क्या बदलाव किया गया है उसे भी हम इसमें देखेंगे। ठीक है, और हमने जनसंख्या देखा, जनसंख्या में क्या क्या चीज़ है, एग्रीकल्चर में क्या क्या चीज़ है और इंडस्ट्री में क्या क्या चीज़ है। अब ये तीनों के घालमेल से अगर एक जो संबंध बनता है तो या इंटरेक्शन आपस में करता है तो कुछ आर्थिक क्रियाएं होती है। अब आर्थिक क्रियाएं जब होती है, कुछ प्रोडक्शन होता है, कुछ मार्केट में बेचा जाता है, कुछ ख़रीदा जाता है, तो उसमें एक चीज़ और आता है कि महंगाई या इन्फ्लेशन। तो हम इसमें ये भी देखेंगे कि महंगाई मतलब कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। और बेसिकली इसमें 3 तरीके से डील किया गया है महंगाई को। एक है आपका मॉनेटरी पॉलिसी, एक है फिस्कल पॉलिसी और एक डायरेक्ट मेथड से। मतलब 3 तरीके से हम महंगाई के कंट्रोल कर सकते हैं। तो तीनों तरीके को हम इस टॉपिक में डिटेल से देखेंगे। ठीक है, ये तो हुआ कि चलिए 3 क्षेत्र मतलब जनसंख्या, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और फिर कैसे महंगाई कंट्रोल हुआ। अब इसके बाद आते हैं कि सरकार इसमें क्या क्या करती है। ठीक है, पूरे देश की अर्थव्यवस्था है और पूरे देश की अर्थव्यवस्था को हैंडल करने के लिए सरकार क्या क्या करेगी। तो पहला तो है कि देखेंगे सरकार की आय कहाँ कहाँ से हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा फिस्कल पॉलिसी के अंदर कहा जाता है कि हमारा आय कहाँ कहाँ से आ रहा है, मतलब कितने तरह का टैक्स आता है। डायरेक्ट टैक्स हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, प्रोग्रेसिव टैक्स हो गया, प्रोपोर्शनल टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, वैट हो गया, सभी चीज़ों को हम देखेंगे इसमें एक एक करके। ठीक है, कि क्या क्या कैसे कैसे सरकार के पास पैसा आ रहा है। उसके बाद एक चीज़ और देखेंगे, सरकार का पैसा कैसे कैसे खर्चा हो रहा है, ये हम पब्लिक एक्सपेंडिचर में देखेंगे। ठीक है, और इसमें हम ये भी देखेंगे कि सरकार का जो खर्च होता है उसके पीछे सिद्धांत क्या होता है, किस सिद्धांत के तहत सरकार अपना पैसे को खर्च करता है। ठीक है, तो हम ये सब चीज़ को भी इसमें समझने का कोशिश करेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे बजट क्या होता है, बजट का मतलब किस कॉन्सेप्ट पे बनता है बजट, और फिर कितने तरह का बजट होता है। और इसमें 2 पे हम लोग फोकस करेंगे, एक है परफॉर्मेंस बेस्ड बजट और एक है जीरो बेस्ड बजट। तो देखेंगे कि दोनों में क्या अंतर है, क्या सिमिलरिटी है, उस चीज़ को देखेंगे। जैसे कि जीरो बेस्ड बजट में हम देखते हैं कि एक साल में जो भी किसी प्रोजेक्ट में खर्चा हुआ नेक्स्ट ईयर वो स्टॉप वहाँ हो जाएगा। उसके अलावा अगर उसमें खर्च करना है तो फिर खर्च किया जाएगा। वो सक्सेस हुआ या फेलियर हुआ उससे कोई संबंध नहीं है, वो सेकंड ईयर में वो शुरू से शुरू होकर उसमें खर्चा किया जाएगा। परफॉर्मेंस बेस्ड बजट में होता है कि देखा जाता है कि किस तरह से इसने परफॉर्म किया है। ठीक है, अब उसके बाद देखा जाता है कि अगर राष्ट्र के लिए ज़रूरी है तो फिर इसे जारी रखा जाता है, वरना इसे जारी नहीं रखा जाता है। तो इस तरह से देखते हैं कि तरह तरह का बजट होते हैं, कैसे क्या होता है वो वैसे है। और बेसिकली अगर जब जनरल बजट देख लें तो कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ खर्चा हो रहा है, सब बजट का हिस्सा होता है। तो उसी बजट को यहाँ पे 3 चैप्टर में तोड़ दिया गया है। एक है इसमें बेसिक है कि बजट के पीछे का जैसे नॉर्मल बजट हम संसद में देखते हैं जो प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो उसकी यहाँ उसके पीछे के कहानी को लिया गया है। ठीक है, मान लो खर्च हो रहा है तो उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, बजट है तो कितने तरह तरह का बजट है, या फिर आपका जो आय हो रहा है तो कैसे कैसे हमारा आय हो रहा है, किस किस कॉन्सेप्ट पे हमारे पास पैसा आ रहा है। तो ये पीछे का कहानी है। सामने जो बजट के आंकड़े मिलते हैं यहाँ आंकड़ों को डील नहीं करना है, बेसिकली पीछे का जो कॉन्सेप्ट है हमें उसे डील करना है। ठीक है, अब इसके अलावा एक चीज़ और आता है कि आपका फिस्कल पॉलिसी। और फिस्कल पॉलिसी में हम देखते हैं कि जो हमारा सरकार का आय हुआ, जो हमारा व्यय हुआ, ये हमें कहाँ पे कैसे कैसे खर्च करना है और इकोनॉमी में कैसे बेरोजगारी को दूर करना है, या स्थायित्व लाना है, स्टेबिलिटी लाना है, या इसे विकास कराना है। तो ये तीनों चीज़ को हम देखेंगे कि फिस्कल पॉलिसी में कैसे कैसे मैनेज किया जा रहा है। और ये बेसिकली 3 तरह से मैनेज होता है। एक हम मतलब कहाँ से आय हो गया, या फिर कैसे कैसे हम खर्चा कर रहे हैं, या फिर कैसे कैसे लोन दे रहे हैं। और तो ये सब चीज़ हम देखते हैं कि मतलब कैसे इकोनॉमी को आप स्टेबल बना रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद कुछ चीज़ और आ जाता है
और वो होता है कि आपका सेंट्रल और स्टेट का भी कुछ खेला हो जाता है। अभी तो जो बजट का बता रहे थे वो मेनली आपका सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंधित था। अब जब स्टेट का आता है तो सेंट्रल से आपको स्टेट को भी फंड मिलता है। कितना फंड मिलता है या कितना दिया जाना चाहिए उसका भी कुछ भी थियरी होता है, तो उसका फाइनेंस कमीशन के हिसाब से देखेंगे कितना किसको दिया मिल जाता है कि फाइनेंस कमीशन होता क्या है। इसके अलावा 74th और 75th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है, जो कि पंचायती राज व्यवस्था और नगर पालिका वाले से संबंधित है, तो उसके तहत कितना पैसा इनको देना पड़ता है स्टेट को, या कितने तरह के टैक्स होते हैं और किस किस टैक्स, कौन सा टैक्स सिर्फ सेंटर को मिलता है, कौन सा टैक्स सिर्फ स्टेट को मिलता है और कौन सा टैक्स वो पंचायत लेवल तक भेजा जाता है, तो उस चीज़ को भी देखेंगे इसी टॉपिक के अंतर्गत। इसके अलावा दो चीज़ें हम और देखते हैं इस टॉपिक में, और वो है कि जो बैंकिंग स्ट्रक्चर है, जो आपका आरबीआई से लेके आपका ग्रामीण बैंक तक जो जाता है, टोटल स्ट्रक्चर है, प्राइवेट बैंक है, सेंट्रल बैंक है, तो कैसे क्या है हम उस चीज़ को भी देखते हैं। और उसके अलावा कि पंचायती राज व्यवस्था मतलब कैसे पहुंचता है पैसा, वो भी उसी चीज़ का वो हिस्सा है। ठीक है, और फिर इतना हमें मतलब फर्स्ट सेक्शन में करना है। सेकंड सेक्शन में करना है कि मतलब अब छोटे छोटे आंकड़ों को सेकंड सेक्शन में करना है, या फिर अर्थव्यवस्था में जो देखा इसका असर क्या पड़ता है हमारे अर्थव्यवस्था में या लोगों के जीवन में, विकास कैसे हुआ या विकास नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, फिर उसके सुधारने के लिए क्या किया जा रहा है। ठीक है, तो अब छोटे छोटे आंकड़ों में देखते हैं कि हमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को देखना है। मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मतलब किसी एक इंसान के जीवन में कितना विकास हुआ, हम उस चीज़ को भी नापते हैं इसमें। जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में नापते हैं कि किसी का एजुकेशन कितना मिला, या फिर वो कितना दिन तक वो जिंदा रहेगा, या उसका हेल्थ का लेवल वगैरह क्या है। ठीक है, तो एक इंडिविजुअल पे देख रहे हैं कि उसका पोटेंशियल कितना होने जा रहा है आगे, कि वो कितना विकास कर सकता है। या फिर हम जेंडर पे भी देखते हैं ये चीज़। ठीक है, तो जैसे या फिर हम क्या कहते हैं कि जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स देखते हैं, या फिर जेंडर एम्पावरमेंट मेजर मतलब औरतों का कितना विकास हुआ है वो भी हम इसमें देखते हैं। या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हमारा पहले से क्या हालत था, मतलब कैसे कैसे विकास हुआ, आगे बढ़े पीछे बढ़े गए, क्या हुआ, हम उसे भी इस चीज़ में देखते हैं। और इसके अलावा है कि विदेशों से जो पैसा आता है या फिर विदेशों से जो तकनीक आता है, तो उसका हमारे भारतवासियों पे क्या प्रभाव पड़ता है, वो भी हम इस सेक्शन में देखेंगे। ठीक है, और सेक्शन ए में एक चीज़ छूट गया था हमसे, तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि विदेशों से कितना आय हो, मतलब क्या क्या आ रहा है और क्या क्या जा रहा है, और विदेशी व्यापार किस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, कि पहले हम क्या निर्यात करते थे, अभी क्या आयात कर रहे हैं, उसमें बदलाव आया है, तो क्या कैसे आया है वो चीज़ है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब फ़ायदा में कौन है, हम फायदे में हैं कि दुनिया वाले देश फायदे हैं, कैसे क्या है, तो वो भी सेक्शन ए में था ये। और सेक्शन बी में क्या है कि टेक्नोलॉजी और मनी है बेसिकली, कि तकनीक क्या आ रहा है और पूंजी क्या आ रहा है, जो पूंजी निवेश हो रहा है वो है। ठीक है, और इसके अलावा हम देखते हैं कि चलिए मान लीजिए पूंजी आ गया। ठीक है, तो इसके अलावा आप देखते हैं कि अब यहाँ विकास मतलब कैसे होगा। तो जैसे कुछ सेक्शन देखते हैं कि बहुत सारे सेक्शन हमारे यहाँ गरीब रह गए। विकास तो पूरा अर्थव्यवस्था काम कर रहा है, कुछ लोग विकास करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे, तो इसमें बहुत सारे लोग हैं जो प्रॉपरली विकास नहीं कर पाए, और उनके लिए सरकार बहुत कुछ स्पेशल काम कर रही है। तो आप देखते हैं कि कौन कौन से लोग विकास नहीं कर पाए। तो जैसे हम देखते हैं कि जैसे हमारे SC ST हो गए, उनका ठीक से विकास नहीं हो पाया अभी भी। फिर आपका OBC है, उनका ठीक से विकास नहीं हो पाया। माइनॉरिटीज़ है, उनका भी प्रॉपरली नहीं हुआ है। औरतों का देखते हैं, महिलाओं का देखते हैं, तो उनका भी ठीक से विकास नहीं हो पाया। तो इनके लिए सरकार क्या क्या काम कर रही है, हम उसे भी इसमें देखेंगे। जैसे कि TSP है, या फिर SC ST है, या ट्राइबल सब प्लान है, या SC ST शेड्यूल कास्ट सब प्लान है, तो वो सब की इसमें डिटेल में देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम एक चीज़ और देखते हैं इसमें कि जो गरीब रह गए, एक तो ऊपर वाला जो था वो जात और धर्म के आधार पे था। अब ये वाला है कि गरीब है, और गरीब आपका किस सभी वर्ग में पाया जाता है। तो गरीब कौन रह गए, कैसे रह गए, या फिर जो बेरोजगार रह गए, तो इनका क्या निवारण है। तो
तो इनके लिए क्या क्या पॉलिसी चल रहा है। उसके अलावा है कि गरीब कौन रह गए, या फिर क्या कहते हैं कि ह्यूमन हंगर इंडेक्स वगैरह भी है, ठीक है, कि भूखमरी वाला भूख वाला क्या है, या फिर मल्टीपल पॉवर्टी इंडेक्स है, ठीक है, कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बेसिकली है। तो ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स क्या है ये भी हम समझेंगे। जैसे कि हम इन जनरल देखते हैं, जो इंडिया का जो BPL वाले हैं, इन जनरल माना जाता है कि कुछ साल पहले 27% के आसपास थे, अभी घट के 21% के आसपास आ गए हैं, ठीक है। लेकिन वही अगर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स देखते हैं तो अभी के लिए पीछे 1 साल पहले, 1 या 2 साल पहले तक 53% पॉपुलेशन आपको मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में आते थे। मतलब पॉवर्टी इंडेक्स अलग है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स अलग है, और दोनों का जो नापने का क्राइटेरिया है वो भी क्राइटेरिया में अलग है। कुछ फार्मूलेज हैं, वो जब करेंगे डिटेल में तब उस चीज़ में उसको देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम इसमें देखते हैं कि आपका NDC क्या है, या नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कैसे काम करता है, या फिर आपका नीति आयोग कैसे काम करता है। सिलेबस में बेसिकली फाइनेंस कमीशन का भी नाम लिया गया है, लेकिन अभी चूंकि फाइनेंस कमीशन नहीं है तो फाइनेंस कमीशन को मतलब कुछ हद तक देखते हुए मेनली जो फोकस हमारा रहेगा वो नीति आयोग पे होना चाहिए, क्योंकि नीति आयोग करीब बने हुए करीब 4 से 5 साल होने वाले हैं। तो बेसिकली हमें इसे समझना चाहिए कि नीति आयोग कैसे काम कर रहा है। उसके अलावा जो पंचायती राज संस्थाएँ हैं उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है या उनका महत्व क्या है, हम उसको भी हम इस सेक्शन बी में हम देखेंगे इसमें, ठीक है। अब इसके अलावा आप सेक्शन सी में आते हैं कि हमने देखा कि पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था कैसे काम कर रही है, या फिर छोटे लेवल पे, या जो किसको फ़ायदा मिला नहीं मिला, क्या किया जा रहा है वगैरह हमने इसमें देखा। अब इसके अलावा देखते हैं कि पूरे देश को तो हम ठीक से चलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन 1990 आते आते लगा कि नहीं, ठीक से नहीं चल रहा है, और बहुत सारा उधारी बढ़ना या फिर बहुत सारा प्रॉब्लम आ गया था 1991 तक। और उस समय विश्व बैंक ने इंटरफेयर किया, या मतलब हमें अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था, और विश्व बैंक और IMF के कुछ शर्तों को मानना पड़ा था, क्योंकि ठीक से नहीं चल रहा था तो मानना हमारा मजबूरी था, तभी वहाँ से हमें लोन मिल पाया था, ठीक है। तो वो जब हमने माना 1991 में जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वहाँ से स्टार्ट हुआ, तो उसका क्या क्या असर पड़ता है हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था पे वो भी हम देखेंगे। तो मेनली वहाँ से 3 चीज़ आता है, एक है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, मतलब निजीकरण, वैश्वीकरण, और आपका चलिए एक और जो भी है हिंदी में, तो वो चीज़ है, ठीक है। तो इसके असर को हम देखेंगे कि जो पूरे भारतीय अर्थव्यवस्था में, जैसे कृषि में है क्या असर पड़ेगा, बैंकिंग में क्या असर पड़ेगा, और हमारे औद्योगिक क्षेत्र में तो उसमें क्या असर पड़ेगा। तो तीनों क्षेत्र में इसके असर को हम देखेंगे इस सेक्शन सी में, ठीक है। जैसे कृषि के क्षेत्र में देखते हैं तो हमारे सब्सिडी को ही इफेक्ट करता है कि कितना सब्सिडी दे सकते हैं, कितना नहीं दे सकते हैं, या सरकार खेती के खेत में कितना खर्चा कर सकती है, नहीं कर सकती है, या कृषि में जो क्राइसिस अभी आया हुआ है वो क्यों है, क्यों कृषकों को इतना प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर क्यों सुसाइड वगैरह हो रहा है। तो इस चीज़ का हम समझने का कोशिश करेंगे इस सेक्शन में। इसके अलावा कि बैंकिंग में देखेंगे कि बैंकिंग के सेक्टर में क्या क्या सुधार किया हुआ है इसके आने के बाद, या फिर जैसे माइक्रो फाइनेंस है, या फिर आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप वगैरह है, या फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो कॉन्सेप्ट है, जो कि फाइनेंशियल इंक्लूजन में आपको जनधन योजना को लिया जाता है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का जनधन योजना हिस्सा है, या आधार वगैरह कैसे कॉन्सेप्ट है। तो उस चीज़ को भी हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या सुधार किया जा रहा है। उसके अलावा है कि इंडस्ट्री क्षेत्र में क्या क्या सुधार हुआ, जो तीनों पॉलिसी जो भूमंडलीकरण के बाद आया उसमें। और उसमें है कि हम ये भी देखेंगे कि जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जो निजीकरण हो रहा है पूरे इंडस्ट्री का, वो कैसे हो रहा है, या जो डिसइन्वेस्टमेंट होता है, जो कि कंपनी के शेयर को बेचा जाता है धीरे धीरे करके और मालिकाना हक बाद में प्राइवेट सेक्टर में चला जाता है, तो उस कॉन्सेप्ट को भी हम समझेंगे, कितना हुआ है, किस सेक्टर में कितना हुआ है, क्या कॉन्सेप्ट है, या किसको किया जा रहा है, तो हर चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। तो इतना तक हमें करना था सेक्शन सी में। अब सेक्शन डी में आते हैं। तो सेक्शन डी बेसिकली आपका झारखंड से संबंधित है, और झारखंड में बेसिकली ये जो तीनों सेक्शन ऊपर के तीनों सेक्शन थे, तो ये तीनों सेक्शन में जो भी हुआ है उसको हम झारखंड के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे कि झारखंड में इन तीनों का असर कैसे कैसे है, या कैसे ये तीनों कॉन्सेप्ट झारखंड में काम करता है।
जैसे झारखंड में जब वहाँ देखा था नेशनल लेवल पे बड़े बड़े डेटा क्या हैं, तो यहाँ भी देखेंगे कि इनके बड़े बड़े डेटा क्या हैं। जैसे कि आपको NHDP वगैरह को देखेंगे, ठीक है, कि कितना मतलब उत्पादन हो रहा है, क्या हो रहा है, तो वो हम देखेंगे। फिर इंडस्ट्री के क्षेत्र में क्या हो रहा है वो देखेंगे, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में क्या हो रहा है वो देखेंगे, कितना प्रोडक्शन है, कितना ग्रोथ रेट है, क्यों असर पड़ रहा है, या कहीं कम है या ज़्यादा है, जो भी है, या क्या किया जाना चाहिए, हम सब इस सेक्शन डी में देखेंगे, ठीक है। और इसके अलावा हम इसमें देखें कि झारखंड की जो जनसंख्या है वो किस गति से बढ़ रही है, कहाँ कितनी जनसंख्या है, या फिर झारखंड की जो जनसंख्या है उसका एजुकेशन लेवल क्या है, या फिर उनका सेक्स रेशियो वगैरह क्या है, या गांव में कितने रहते हैं, शहर में कितने रहते हैं, कार्यशील जनता कितने हैं वो हम देखेंगे। या फिर जहाँ पे जो जनता है काफ़ी सा मतलब जो भुखमरी का बहुत सारा शिकार वगैरह होता है, ठीक है, तो फूड सिक्योरिटी के लिए क्या किया जाना चाहिए, या उनके हेल्थ के लिए क्या किया जाना चाहिए, या फिर उनके क्या कहते हैं उनके रोजगार के लिए क्या किया जाना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को हम इस चौथे सेक्शन डी में देखेंगे, ठीक है। इसमें हम ये भी देखेंगे कि जो सरकार इनके लिए क्या क्या योजनाएं ला रही है या चला रही है, जैसे मनरेगा वगैरह देखेंगे, चाहे NRLM वगैरह देखेंगे, चाहे भारत निर्माण योजना देखेंगे, तो या फिर आपका स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना वगैरह है, उन सभी को देखेंगे। इंदिरा आवास योजना है तो उसे भी हम इस सेक्शन में देखेंगे, सरकार क्या क्या चलाने की कोशिश कर रही है, या फिर झारखंड सरकार क्या क्या कोशिश कर रही है, जो भी लाडली लक्ष्मी योजना वगैरह जो भी चीज़ है, तो उसे भी हम इस सेक्शन में देखेंगे कि कैसे राज्य सरकार झारखंड के जनता का विकास करने का कोशिश कर रही है। और इसके अलावा हम ये भी सेक्शन में ये भी देखेंगे कि जो इतना सारा विकास हो रहा है, एग्रीकल्चर में हो रहा है, इंडस्ट्री में हो रहा है, तो ज़मीन पर क्या असर पड़ रहा है, जंगल पर क्या असर पड़ रहा है, या पर्यावरण पर क्या असर पड़ रहा है। ज़मीन पर असर देखते हैं कि ज़मीन आपका मतलब कैसे ज़मीन का लूट मचा हुआ है, या फिर कैसे गलत तरीके से या सही आपको ज़मीन को बेचा जाता है या कब्जा किया जाता है, वो भी देखेंगे। चाहे यहाँ पे कैसे आपका जो ट्राइबल का ज़मीन पर कब्जा किया जा रहा है वो भी देखेंगे। फिर विस्थापन कैसे हो रहा है लोगों का, ट्राइबल्स का या दूसरे गरीबों का, तो वो भी हम इस सेक्शन में देखने जा रहे हैं। उसके अलावा वनों का जो क्षरण हो रहा है वो कम कैसे हो रहा है, या उसके लिए क्या किया जा रहा है वो देखेंगे। और फिर इसके अलावा है कि जो फॉरेस्ट राइट एक्ट वगैरह जो हैं, जो मतलब फॉरेस्ट से संबंधित जो एक्ट हैं, जो नियम बने हुए हैं, या जो इन्वायरमेंट से संबंधित जो नियम है, वो भी हम इस सेक्शन में देखेंगे। और इसके अलावा अंत में इंडस्ट्री मतलब कहाँ का कैसे है और फिर क्या असर कर रही है, तो उस चीज़ को भी हम देखेंगे इस सेक्शन डी में। तो इतना सारा हम सेक्शन डी में देखेंगे। और इन टोटलिटी पे जो ये ABCD बच्चे में जो जितने कॉन्सेप्ट को डिस्कस किए हैं, तो वो सारे सेक्शन अगर पेपर 5 में पूछा जाएगा। और इसके बाद अब कल या उसमें हम पेपर 6 को डिस्कस करते हैं, जो कि हमारा साइंस का पेपर है। थैंक यू।